The last what we started कि इतिहास को जानना शुरू किया था, ठीक है? हिंदुस्तान का क्या इतिहास था, क्या था? आज क्या पढ़ेंगे कि किंगडम्स क्या था? जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट अब क्या है, वो भी तो जान ले। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है कि ये रहा हमारा इंडिया का कोस्टल पार्ट, यहाँ पे गुजरात रहा, फिर यहाँ से पाकिस्तान है, ठीक है? और इस साइड आपका बंगाल है, तो इससे एंड फिर यहाँ पे अफ़गानिस्तान है। तो ये जो पार्ट रहा, तो इसे हमने क्या कहा, चाइना को छोड़ के इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो बेसिकली वहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, टुडेज़ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार प्लस हम लोगों का जो आइलैंड्स है, ये सारे अफ़गानिस्तान, इन सब को मिला के हम क्या कहते हैं कि योर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो तब क्या था कि ऐसा नहीं था कि लाइक हम लोगों ने अखंड भारत किया हुआ था, ठीक है? तो वहाँ पे सिंपली क्या था कि एक भूमि थी, एक स्थल भाग था जहाँ पे लोग रह सकते थे। एंड आज हम क्या करेंगे कि सिंपली 17 से 12 सेंचुरी तक एग्जैक्टली हमारे सब कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा था, अफ़गानिस्तान को छोड़ देंगे, वो हम देखेंगे कि कौन कौन राजा थे, कौन आए कौन गए, right? And exactly what are the positions of the the Rajputs, or what are the kingdoms, and what exactly are their pattern of administration, people, how people lived in their kingdoms, and what are this position of Delhi right now. Is it the same Delhi we are seeing today? Of course not, like, because we in terms of technology developed, and there is several other differences, but still does Delhi has similar importance at this point of time in history, that is 17th to 12th century or not. So these are the things we are going to look into. Right, so here in the map you can see there are several what kingdoms that are mentioned. For example, your Chahmans, then Gurzar, Parihara, here is the Arab Mansuras, then Multans, here is your Rashtrakutas, then Utkala, that is the Kalinga, today's Odisha and parts of Andhra Pradesh, plus Chhattisgarh, Jharkhand, and here are the Palas who are ruling the West Bengal region, today's West Bengal region, and your Bangladesh, and some part of your Sikkim, Assam. And here is your Eastern Chalukya dynasty, and they are mostly residing between your Godavari and Krishna Delta area. And then last, the Cholas were residing in Kerala and Tamil Nadu, and they had a greater presence on the sea, and they are having a good naval army. Plus, they are good patronage of art, culture, right? So ये कुछ kingdoms थे, and yes, उनका like क्या था, just a brief discussion.
सो आप लोगों का काम क्या है, जैसे आपका एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि यहाँ पे जो जो किंगडम, कुछ तो मैंने बोला कि ये यहाँ यहाँ है, तो आप लोग क्या करो कि आज का मैप देख लो और वो जो प्लेसेस है कि एग्जैक्टली कौन कौन से स्टेट्स के अंदर इन लोगों का रूलिंग आता है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए मूव आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब 17th सेंचुरी हो गया, बहुत से जमींदार और जो वॉरियर चिफ्स, फॉर एग्जांपल जैसे शिवाजी महाराज का वो जो क्लान था वो था कि वो लोग वॉरियर थे, तो सिंपली वो जो राजा था वो लोग उनके लिए लड़ते हैं। लेटर ऑन ही रिप्लेस्ड इन एस्टैब्लिश किंगडम, जिसे हमने मराठा साम्राज्य करके बाद में जाना, तो उसी तरह का वॉरियर्स थे, ठीक है। तो ये जो दो थे कि बिग लैंड लॉर्ड्स एंड वॉरियर चिफ्स, उन लोगों ने क्या करा कि वो जो किंग्स थे उन्हें सामंत और सबॉर्डिनेट कहते थे, ठीक है। एंड बेसिकली व्हाट this subordinates or summons has to do, and they all their duties are to gift the king or to please the king, so that they can hold their position or uh, provide military support to the king, and these are some of the works of this subordinates, ठीक है। And after that, after a point of time, as they are helping in military and they are having money, so basically this money plus muscle power, so this money and muscle power, that means कि वो लोग इकोनॉमिकली अच्छे थे, उसके साथ साथ क्या था, उन लोगों के पास बाहुबल भी अच्छा था। दैट मीन्स अब एक राष्ट्र चलाने के लिए क्या चाहिए, आपको थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स आना चाहिए, उसके साथ आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए और आपके पास अच्छे योद्धा हो, ताकि वो लोग आपके जो टेरिटोरी है और राज्य है उसे अच्छे से संभाल के रख पाएँ, यही तो चाहिए, ठीक है। तो जब हो गया इन सबॉर्डिनेट सामंत्स के पास, वो लोग क्या करे कि खुद को महासामंत और मंडलेश्वर, इसका मतलब क्या है कि द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन घोषित कर दिए। और कुछ लोगों ने क्या करा, इंडिपेंडेंस ले लिया, मतलब वो लोग कहे कि अब हम किंग के अंडर नहीं आएंगे, ये जो रीजन रहा इस रीजन में इतना सा हमारा था, अब ये इस एरिया का हम राजा हैं, ठीक है। ये कर रहे, यही तो वजह है ना कि देखिए, हम लोगों को पता है चाइना हमें मार रहा है। अब लोग न्यूज़ तो सुनते ही होंगे घर में कि एलएसी में फाइटिंग हो रहा है, ये हो रहा है, हम लोगों को चाइनीज़ गुड नहीं खरीदना चाहिए बोल रहे हैं। लेकिन क्या करें, अगर आज हम चाइनीज़ गुड्स को बैन कर लेंगे, इज़ इट पॉसिबल कि हम लोगों का इकोनॉमी थ्राइव करेगा? तो वही चीज़ है कि क्योंकि चाइना और इंडिया ऑलमोस्ट एक ही समय पे इंडिपेंडेंस पाए थे। टिल 1949 चाइना का हालत बहुत ख़राब था, लेकिन चाइनीज़ ने प्लानिंग करी, एग्जीक्यूट करे, अब वो टक्कर किसे दे रहे हैं, यूएस को, in terms of money, muscle and their diplomacy. So वही चाहिए कि अगर आपके पास पैसा है तो बाकी सब आ जाएगा।
बट एक चीज़ है कि देखिए, चाइना, उसके पास बहुत पैसा है, लोगों को वो प्यार से नहीं पैसे से ख़रीद रहा है, लेकिन जिस दिन उसका पैसा चला गया सब गया। उसे कोई लाइक जैसे यूएसए को मान रहे वैसे वो चीज़ नहीं हो रहा है उसके साथ। तो सीख क्या है कि पैसे कमाइए, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें लाइक अ सॉर्ट ऑफ ह्यूमर होना चाहिए ताकि लोग आपकी इज्जत करें। ठीक है, चलिए हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। तो उसमें उसके बाद क्या हुआ कि ये जो चीफ्स थे, जिन लोगों ने खुद को महासामंत और मंडलेश्वर कहा, उन लोगों में से एक का एग्जाम्पल क्या है, राष्ट्रकूटास। And these Rashtrakutas were the subordinate of Chalukyas of Karnataka. So where is Karnataka located? So Karnataka is somewhere here between Goa and Kerala. ठीक है, and there is Mysore Palace in Karnataka. अब मुझे ये बताएं कि कर्नाटक में कौन सा नेशनल पार्क है, प्लीज़ बताइएगा आज। ठीक है, एंड ये जो राष्ट्रकूट्स थे उनका एक चीफ था जिसका नाम था दांडी दुर्गा, जिन्होंने क्या किया कि ऑर्डर किया एंड एक रिचुअल फॉर्म किया दैट इज़ कॉल्ड एज योर हिरण्यगर्भा, जहाँ मीनिंग होची गोल्डन, जिसका मतलब ये है कि गोल्डन ओम। ठीक है, हिरण्यगर्भा गोल्डन ओम। उससे क्या हुआ, उनका रीबर्थ हो गया एज क्षत्रिय। तो क्या आपको लगता है कि क्षत्रिय होना इम्पोर्टेंट है किंग बनने के लिए? सोच के बता। तो अब तक हमने क्या जाना कि राजाज थे, उनके सबऑर्डिनेट्स थे, लेटर ऑन पैसे आने के बाद उन लोगों ने खुद को इंडिपेंडेंट किया। उसका एक एग्जाम्पल है राष्ट्रकूट, जिसका एक चीफ था, उसका नाम क्या था, दांडी दुर्गा, जिन्होंने क्या किया, हिरण्यगर्भ विच मीन्स गोल्डन ओम रिचुअल गोटे विधि परफॉर्म कले, जहाँ फल कि तांकर नूतन जन्म है क्षत्रिय हिसाब से। ठीक अच्छे, एंड यहाँ पे एक जो डायग्राम है, here you can see this diagram is in the Ellora cave and it is the Narsingha Avatara, that is the one of the 10 Avatara of Vishnu. And I think you must knowing the story of Prahladas. If you have no idea about Prahlada, do Google it. And क्या हुआ कि ये जो इलोरा है, there is another cave that is Ajanta. So tell me the location, exact location of Ellora and Ajanta, or else I'll tell. And after that क्या हुआ, there is other case who carved their kingdom out. For example, the Kadamba and the Gurzara Pratiharas Harichandra were the Brahmanas who gave up their tradition profession and took arm and established their kingdom in your Karnataka and Rajasthan respectively. So Gurjara Pratiharas हमने मैप में देखा हुआ था। Then here is Kadamba मयूराशनम, जिन्होंने क्या किया, उनका किंगडम कर्नाटक में इस्टेब्लिश किया, एंड गुजारा प्रतिहारास इन राजस्थान। सो इसी तरह जो सबऑर्डिनेट और द चीफ्स थे ऑफ अ पर्टिकुलर क्लान मीन्स वंश और ट्राइब कह पारिबो, तो उन लोगों ने क्या किया कि अपना खुद का
एक राज्य बनाए, ठीक है। अब देखेंगे क्या कि ये लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अपने राज्य को चलाते थे। अब किंग तो बन गए, किंग बनने के बाद क्या, ग्रेटनेस भी शो करना है कि हम महान हैं। तो महान है शो करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, बिल्कुल दमदार पूरा वजनदार नाम ले लिए खुद के लिए, जैसे महाराजा धीराज, दैट इज द ग्रेटेस्ट किंग, और द ओवरलॉर्ड ऑफ किंग, महाराजा धीराज। भाई बोलने में क्या लग रहा है। देन त्रिभुवन चक्रवर्ती की he is the lord of third three world, that is your according to your Vedas there are three world, स्वर्ग, मर्त्य and पाताला। सो उन्होंने कहा कि देखो हम तीनों भुवन के पति तो है, अब तुम लोग हमें मान लो, ठीक है। इससे क्या होता है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, वो उन्हें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स समझते हैं कि देखो वो लोग कुछ चमत्कारी हैं, इसीलिए वो लोग ये सब कुछ कर पाए। जैसे अब की इन्फ्लुएंशियल लोग, हम लोग क्या समझते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल के लाइफ देख के लोग समझते हैं कि देखो कि कितना खुश है बंदा। तो इसी तरह का कुछ छवि बनाने के लिए उन लोगों ने ऐसा टाइटल्स लिया, ठीक है। आगे चलते। In these states, resources were obtained from producers, that is peasant, cattle keeper and artisans, and यहाँ पे एक गंदी चीज़ कि देखिए, अच्छी बात है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं एंड आप लोगों को रिसोर्सेस चाहिए, तो वो लोग क्या करें, टैक्स के तौर पे जो नॉर्मल पीपल थे और सिटीजन्स थे, जैसे अब हम लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को क्या करें कि देखो आप लोगों को इच्छा से दे दो या ज़बरदस्ती दे दो, लेकिन आप लोगों को देना है। आप लोगों ने जो भी उगाया है, कि जो भी बनाया है, उसे हम लोगों को आपको देना तो है। किसी ने रेंट के तरह, और रेवेन्यू दैट मीन्स टैक्स। अभी क्या हम लोग टैक्स देते हैं, अब हम लोगों का क्या है, जीएसटी क्या है, टैक्स ही तो है। सो उस समय जैसे हम लोग अभी कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर हमें जीएसटी पड़ता है, या जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, ठीक है। तो वो सब एक तरह का टैक्स है। सो तब भी यही सब चीज़ था, लेकिन कुछ डिफरेंस था। जैसे यहाँ पे एक दिया है कि देयर इज़ अ इंस्क्रिप्शन मीन्स आप लोग ये समझ सकते हो कि उन लोगों का टिप्पणी था कि इतने लोगों ने इतना कुछ टैक्स दिया है, कि हम लोगों से ये टैक्स ले रहे हैं, ताकि लोग जान पाए कि राजा कर क्या रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि चोला का इंस्क्रिप्शन एक है, जहाँ पे उन लोगों ने 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस लेते थे। एग्जाम्पल क्या है, भेती, जो कि टेकन नॉट इन कैश बट इन फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। फोर्स लेबर क्या है कि आप लोग उनके लिए ज़बरदस्ती वहीं पे काम करोगे। आप लोगों का कोई राइट नहीं है, आप लोग बस जाओगे वहाँ पे काम करोगे, जितना का टैक्स देना था उनके मर्जी के मुताबिक आप काम करोगे, ठीक है। एंड अनदर इज़ द कदमाई और लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू मतलब आप लोगों के घर में अगर कभी कभार देखे होंगे कि कुछ इस तरह का एक पेपर होता है, स्टैम्प पेपर, यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट का सिंबल होता है, अप्रॉक्सीमेटली लाइट रेडिश कलर का होता है, एंड यहाँ कुछ लिखा होता है। तो उसे देख के आपका जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर होगा वो आएगा, कैलकुलेट करेगा, कुछ फीस लेके जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये आप लोगों ने क्या दिया कि लैंड रेवेन्यू दिया, तो वहाँ पे भी वैसा ही था, और उसे क्या बोलते थे,
कदमाई, एंड और भी बहुत सारे टैक्सेस थे, जैसे कि कोई पाम ट्री चढ़ गया यूज़ कर रहा है तो वो हो गया, किसी ने फैमिली प्रॉपर्टी को सक्सेशन किया, मतलब किसी को उस मतलब क्या है कि अगर आपको आपके पिता ने एक ज़मीन दी तो उसके ऊपर भी वो लोग पैसे लेते थे कि देखो आप लोगों को ये मिल गया तो आपको पैसा देना है, ठीक है। And these resources used to finance king's establishment as well as for construction of temple and forts। अब बताइए कि देखिए वो लोग पैसे ले लिए आपसे, लेकिन कर क्या रहे हैं? टेम्पल बना रहे हैं, फोर्ट्स बना रहे हैं। क्यों? फर्स्ट टेम्पल बनाएंगे, जितना भव्य होगा उतना ये दिखेगा कि वो जो एडमिनिस्टर कर रहा है उसके पास कितना पैसा है, उसके राज्य कितना फल फूल रहा है। फोर्ट किस लिए? कि उनके अगर एक फोर्ट में राजा रहता है और उसके गढ़ में उसके राजा के साथ उसके लोग रहते हैं, तो जितना मजबूत फोर्ट होगा उसका दबदबा उस एरिया में ज़्यादा रहेगा कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके गांव में कोई रह रहा है या आपके आस पड़ोस में कोई रह रहा है जिसका बहुत बड़ा घर है, जो बिल्कुल लग्जरियस लाइफ मेंटेन करता है, आप लोग जेन्युइनली क्या सोचते हैं? बड़े पैसा वाला है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल है। तो वही चीज़ वो किंग शो करना चाहता है इस रिसोर्सेस को यूज़ करके। प्लस और क्या करता था? वॉर भी तो लड़नी थी उसे, उसका प्रिपरेशन भी करता था। पर क्या होता है कि कभी कभार ये जो चीज़ें दिखते हैं ना, लाइक ज़्यादा वेल्थ होता है, तो जब लड़े वॉर तो वो क्या करते हैं, अगर जीत गए आप तो जिस जगह से जीते वहाँ से आप लूट के धन लाते हो, प्लस उसका जो लैंड और ट्रेड रूट है वहाँ से आप कुछ भी कमा सकते हो। और यहाँ पे दिया है कि एक्सेस मिल गया आपको, मीन्स आप उसे यूज़ कर सकते हो। अब एक इंटरेस्टिंग सा सवाल कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ये अब की एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे डिफरेंट है? बताइए। 3 क्वेश्चंस है। पहला आप लोगों को ये बताना है कि क्षत्रिय बनना ज़रूरी है क्या राजा बनने के लिए? अब और इस जो जगह है उन सबको लोकेट कर लीजिए। उसके बाद आपको ये बताना है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डिफरेंट है, ठीक है। देन प्रशस्ति और लैंड ग्रांट। सो प्रशस्ति is the detail that may be literally true or may not be। सो प्रशस्ति क्या होता है? सिंपली क्या है कि वो जो लाइक राजा थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ब्राह्मण रहते थे। क्यों? क्योंकि सारे ब्राह्मणों को एक्सेस था एजुकेशन के लिए, इसीलिए अच्छे से पढ़िए। एजुकेशन इज़ द की टू लाइट सक्सेस एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। ठीक है। अब उन लोगों ने क्या किया कि राजा की गुणगान करते रहे, तो वही चीज़ को हम प्रशस्ति बोलते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अगर चाहो तो पढ़ लेना। एंड इन ब्राह्मणों को रिवार्ड के तौर पे वो लोग क्या करते हैं कि लैंड देते हैं। एंड ये जो देते हैं लैंड, उसे इसी तरह जैसे फिगर में है तो मेंशन करके रखते हैं, देखिए हम लोगों ने ये दान किया है। ओके, ये हर राजा करता था। यहाँ पे एक दिया है कि पार्ट्स ऑफ सेशन ऑफ ग्रांटेड बाय द चोलास। यहाँ पे और एक है कि देखिए एक ऑथर का नाम है जो कश्मीरी था, उसने क्या क्या प्रशस्तियाँ लिखी थी।
अब देखेंगे कि वॉरफेयर कैसा है, जो वेल्थ, वॉरफेयर फॉर वेल्थ. So you may have noticed that each of these ruling dynasty was based in a specific region. At the same time, they are trying to control others area. And वही तो reason है. क्या क्या बता रहा है ये? आपको पता होगा ना. लाइक देखिए, उस समय जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो तो भारतवर्ष था ही नहीं. नहीं था, राइट. अब क्या था कि वो एक सब कॉन्टिनेंट था जो कि छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था. सो क्यों ये लोग इतना मंदिर बना रहे थे, गढ़ बना रहे थे, ताकि वो दूसरे को डरा सके कि देखो मेरे पास इतना सब कुछ है, कोशिश भी मत करना मेरे टेरिटोरी में घुसने के लिए. लेकिन अगर कोई ताकतवर हो तो वो क्या कहेगा, देखो मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए. तो इसीलिए क्या कहा यहाँ पे कि वो लोग एक पर्टिकुलर एक अपनी एक स्पेसिफिक जगह पे रहते थे एंड जब मौका मिला दूसरे की चीज़ को भी झपटने के लिए रेडी थे. One particularly prized area was the city of Kannauj in the Ganga Valley. For centuries, the rulers belonging to Gurzara, Pratihara, Rashtrakuta and Pala dynasty found control over Kannauj. So, Rashtrakutas, they are in your South India, right? And Gurzara, Pratihara, they are spreading in the northwest India, right? And यहाँ पे क्या रहा, पाल डायनेस्टी which is in almost West Bengal and Bangladesh region. अब ये 3 लोग कन्नौज के लिए लड़ रहे हैं. तो कन्नौज अब कहाँ है? चलिए मैप में देखते हैं कन्नौज कहाँ है, एक साथ मिलके पढ़ेंगे. दिखा क्या कन्नौज? कहाँ है कन्नौज? मुझे नहीं दिख रहा है, दिखा आप लोगों को क्या? सो हियर इज़ कन्नौज. कन्नौज अगर प्रेजेंट डे देखें तो यूपी के पास है. वो गंगा के किनारे बैठा हुआ है कन्नौज रीजन. अब राष्ट्रकूटास कहाँ तक है? यहाँ पे नर्मदा है, ठीक है, एंड विंध्या पर्वत है, विंध्या, एंड यहाँ पे हो गया आपका सतपुरा. तो राष्ट्रकूटास यहाँ से कोशिश कर रहे हैं. अब ये सारा एरिया गुर्जारा प्रतिहारा का है, तो वो लोग चाह रहे हैं कि नहीं हमें चाहिए. अब पाल भी कह रहे हैं देखो कन्नौज हमें चाहिए. तो इसी तरह ये एक ट्रायंगल वॉर होता गया. अब ये समझ सकते हो कि देखिए ये एक ट्रायंगल ऑफ लव ट्रायंगल है, ठीक है, कि कन्नौज एक लड़की है और 3 लोगों को वो पसंद है और 3 एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं. तो ये 3 लड़के कौन है? पहला गुर्जारा प्रतिहारा, सेकंड लड़का राष्ट्रकूटा एंड लास्ट इज पाला. और लड़की कौन है? कन्नौज. और क्या है यहाँ? लव ट्रायंगल है जिसके लिए वो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है. चलिए रबिश था, बट आई होप आप लोगों को याद आ जाएगा, याद रह जाएगा, ठीक है. तो अब क्या है? as you see, rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. So when they attack one another, they often chose to target the temples. ठीक है, मैंने कहा था कि देखो हमें हमारे पावर दिखाने के लिए, क्योंकि उस समय के लोग भगवान पर बहुत विश्वास करते थे. तो राजा को अगर लोगों को उसके तरफ रखना है तो क्या करेगा? वो टेम्पल ही बनाएगा, ठीक है. तभी तो आप लोग बोलेंगे ना, देखिए आप महान है करके. अब ये गलती कर दी कि देखो हम लोगों ने एक जगह पे रख लिया
और उस बैंक को ताला भी लगाना भूल गए, तो ऑब्वियसली जिसे ज़रूरत होगी आएगा, लूट के चला जाएगा। तो यही एक इंस्टेंट हुआ। कैसे कि एक सुल्तान था, कहाँ पे? अफ़गानिस्तान। अफ़गान कहाँ पे है? अफ़गानिस्तान कहाँ पे है बताइए तो अफ़गानिस्तान में था कौन? मोहम्मद गजनी, ठीक है। और उसने क्या किया कि उसका जो कंट्रोल था सेंट्रल एशिया, ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में था। मतलब वो क्या किया कि हमारा जो हिमालयन है, यहाँ पे हिमालय के साथ साथ और क्या है आपका, अ, भूल रही हूँ वो दो है लाइक जो कि इस तरह कुछ पैरेलली रन करते हैं एंड यहाँ पे हिमालय के साथ कनेक्ट होते हैं एंड यहाँ पे पामिर नट है, ठीक है। एंड यही कहीं पर है खैबर पास। पास क्या है कि रास्ता है, ठीक है, जिसके तरफ आप चल के इंडिया को आ सकते हैं। आप बोल सकते हो कि गेट है, आपका घर का गेट जैसे ये खैबर पास वैसा ही है। तो उसने क्या किया कि ये पोर्शन प्लस यहाँ पे अफ़गानिस्तान है एंड इस ऊपर में सेंट्रल एशिया है एंड इसके बियॉन्ड आपका ईरान हो गया। कोशिश करूँगी अगले क्लास से कि मैप भी डाल दूँ। तो उसने इतना सब कुछ कंट्रोल करके रखा था। तो एक बार क्या हुआ, उससे पैसे की तंगी थी, ठीक है। तो उसने क्या किया कि देखो हिंदुस्तान वालों ने बहुत पैसे अपने मंदिरों में रखा है, तो आया सोमनाथ टेम्पल, जो कि कहते हैं कि शिव जी की पहली 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो पहली ज्योतिर्लिंग स्थापित हुई थी वो सोमनाथ जी थे, जिसे चंद्र देवता ने स्थापना की थी। वहाँ पे आया और उसने 17 बार लूट के तोड़ के चला गया एंड इतना पैसा लिया कि वो अपने लोगों से टैक्स तक नहीं दिया 2-3 साल के लिए, ठीक है। अब और क्या है कि ये जो लूट के चला गया उसके बाद कौन आया? ये जो गजनी था, गजनी का एक राइटर था, ठीक है, अल बरूनी। तो उसने कहा देखो हम तो लूट के आ गए, अब एक अच्छी काम कर दो कि आप ये जो सब कॉन्टिनेंट है उसके लिए एक स्टोरी लिखो कि देखो कितना समृद्ध है। तो अल बरूनी ने क्या लिखा? किताबुल हिंद उसने लिखा एंड ये एक अच्छा सोर्स है कि आपको जानने के लिए कि उस समय का हिंदुस्तान कैसा था। Other kings who engaged in warfare include the Chahmans, who are later called the चौहान। So ये चौहान कौन है? पृथ्वीराज चौहान को तो हर कोई जानता होगा, है कि नहीं? So वही पृथ्वीराज चौहान का जो वंश था वो पहले चौहान बोला जाता था उन्हें, बाद में वो चौहान बने। वो लोग अजमेर में रूल करते थे, मोस्ट प्रोबेबली यूपी के पास में वो लोग रूल किया करते थे एंड फिर वो लोग दिल्ली तक कॉन्क्वेस्ट करके आ गए एंड उन लोगों का क्या करना था, वेस्ट एंड ईस्ट में अपने जो टेरिटरी था उसे एक्सपैंड करना था। और इसी चीज़ को चालुक्य गुजरात में जो थे एंड गढ़वाल्स, ठीक है, गढ़वाल्स जो थे वेस्टर्न यूपी, वो लोग क्या कर रहे थे कि उनके लिए एक ब्लॉकिंग स्टोन के तरह थे, ठीक है। तो क्या था ये स्टोरी चौहान्स का कि चौहान्स चाहते थे कि देखो भाई, हाँ आइए यहाँ पे, तो चौहान्स समवेयर यहाँ पे रह रहे थे, ठीक है। तो अब उन्हें क्या था कि देखो यहाँ पे चौहान्स हैं, तो ये जो इंद्रप्रस्थ है कुछ नहीं और कुछ नहीं, वो वही चीज़ है जो कि दिल्ली है। तो समवेयर वो यहाँ से रह रहे थे और उनके इस साइड था
अ, यहाँ पे रह गए कौन, भूल गई। चलिए देखते। हाँ, तो चालुक्यस थे गुजरात के, और गढ़वाल्स थे जो कि वेस्टर्न यूपी के थे, जो इनके लिए रोड ब्लॉक्स थे। और चौहान्स का सबसे बड़ा जो विक्ट्री था वो मोहम्मद घोरी के ऊपर था। अब मोहम्मद घोरी भी एक अफ़गानी था, ठीक है। और वो क्या कर रहा था कि 19 पहला जो वॉर था 1909 सॉरी 1191 रे वो हार गया पृथ्वीराज चौहान 3, जिसका एक लव स्टोरी है, दैट इज़ द पृथ्वीराज ऐसा कुछ है, भूल गई, बोल दूंगी आप लोगों को, ठीक है। गिव मी सम टाइम। पृथ्वीराज, चलिए क्लास के अंत तक मैं याद कर लूँगी। तो उसका एक लव स्टोरी था, ठीक है। तो वो बहुत फेमस था बाकी सारे राजाओं के तुलना में। और एक चीज़ था कि उसने एक बार मोहम्मद घोरी को पराजित किया था, ठीक है। पर हम लोगों के राजा महान हैं, ठीक है। उसने क्या किया, छोड़ दिया इस बंदे को। अब ये तो इतना अच्छा है नहीं, ठीक है। देखो तुमने मुझे छोड़ा है, अच्छे से तो जीत नहीं पाऊंगी, तो अगर नेक्स्ट बार आया तो तुम्हें हराऊंगा। तो उसने क्या किया, सेना तो लेके आया नेक्स्ट ईयर। उसके साथ पृथ्वीराज का जो लाइक बहुत क्लोज था, उनका नाम था कि उनका एक भाई था जयचांद करके, ठीक है। सो उसने क्या किया कि वो लाइक ये जो बैटल था, इस बैटल में मोहम्मद घोरी को सपोर्ट किया। उसके साथ क्योंकि इसका लव मैरिज हुआ था, तो जिसके साथ लव मैरिज हुआ था उसके पिता ने भी छोड़ दिया इसका साथ, ठीक है। तो फाइनली द सेकेंड बैटल ऑफ तेहरान, पृथ्वीराज चौहान lost the battle, and the book which was written on Prithviraj 3 is Prithviraj Raso, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंटेंट हो गया क्या, जो भी आप लोगों को याद रखना है रख लेना। अब क्या देखेंगे कि चोलास कहाँ तक थे, ठीक है। तो चोलास ने अब का अगर देखें, यहाँ पे हो गया आपका तमिलनाडु, ठीक है। ये रहा पार्ट्स ऑफ योर आंध्र प्रदेश, then Kerala and some part of Karnataka. And here is another ruler, that is the Kakatiyas, कलिंगा, एंड इन लोगों ने कलिंगा का कुछ पार्ट अक्वायर भी किया था। एंड यहाँ पे रहे आपके पांड्यास, ठीक है। एंड चोला का सबसे अच्छा चीज़ क्या था, उनका जो कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर था, इट्स अ आर्किटेक्चरल मार्वल, ठीक है। अब देखते हैं। सो फ्रॉम उरियूर टू तंजौर, तो तंजौर ये लोग क्या थे कि दे आर माइनर चीफली फैमिली नोन एज मुतरियार, एंड वो लोग कावेरी, यहाँ पे कावेरी रिवर है तो
बेसिकली तंजौर के पास ही ये लोग रह रहे थे एंड दे आर सबॉर्डिनेट टू पल्लवाज ऑफ कांचीपुरम. तो पल्लव किंग्स मनंकर दे आर सबॉर्डिनेट एंड विजयाल जे की दिस माइनर चीफली फैमिली जो कि इस माइनर चीफली फैमिली का था, वो क्या करे कि दिस चोला फैमिली का शुरुआत किए एंड उन लोगों ने क्या किया कि कैप्चर कर लिया डेल्टा ऑफ कावेरी फ्रॉम मुत्तुरियार. ठीक है. अच्छा, आई एम सॉरी. यहाँ पे क्या रहा कि एक चीपली फैमिली था मुत्तुरियार, जिसका कंट्रोल था कहाँ पे, यह कावेरी डेल्टा पे, और उससे विजयाल जो कि फाउंडर हुआ चोला किंगडम का, उन्होंने कैप्चर कर लिया एंड तंजौर टाउन बिल्ड करे एंड वहाँ पे एक देवी को इस्टेब्लिश किया जिनका नाम क्या था, निशुंभा सुधनी. ओके, निशुंभा सुधनी देवी को उन लोगों ने वहाँ पर इस्टेब्लिश किया. एंड द सक्सेसर ऑफ विजाल कन्क्वेस्ट द नेबरिंग रीजन. उन लोगों ने अपने आसपास के जगह को जीत लिया एंड एक अच्छा बड़ा पावरफुल राज्य बना लिया. एंड उनके आसपास कौन थे, पांड्या एंड पल्लवाज, साउथ एंड नॉर्थ. ठीक है. एंड इनका सबसे पावरफुल किंग कौन रहा, राजराजा चोला फर्स्ट, जिन्होंने सबसे बड़ा एक्सपेंसिव टेम्पल बिल्ड किया. अब टेम्पल का नाम आप लोग बताएंगे. ठीक है. एंड उनके बाद आए कि उनका जो बेटे थे वो कि राजेंद्र चोला, जिन्होंने अपना नेवल उन्होंने एक हमारा जैसे नेवल ब्रांच है आर्मी का, उन्होंने सिमिलरली नेवल फोर्ट्स बनाया था. एंड साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, गंगा वैली, इस सब पे उनका परचम लहरा रहा था. ठीक है. अब दो टेम्पल हैं. एक था गंगईकोंडा चोलपुरम, जिसे राजेंद्र चोला, एंड द तंजौर शिव टेम्पल, जिसे राजराज चोला ने बनाया था. एंड दिस टेम्पल हैज़ लॉट्स ऑफ like wealth within itself, and there is still standing these temples in their places as well. And this is the Gongaikonda Chola temple. And another thing, their bronze sculptures are very beautiful. Plus what they did, what is the reason they become so much independent or so much wealthy, prosperous within few time. First there are new developments in agriculture. That means कि अगर देखिए जो लोग हैं, अगर वो लोग प्रॉस्परस रहेंगे तो राजा को अच्छे से टैक्स मिलेगा ना, तो वो लोग लूटा पाएंगे अदर चीज़ों में. ठीक है. तो एग्रीकल्चर में उन्होंने क्या किया कि जो भी फर्टिलाइज सॉइल था, लाइक एक नेचुरल गिफ्ट था कि वो लोग कृष्णा के डेल्टा पे थे, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा था. उसके साथ क्या किया कि वाटर चैनल्स बना दिए. उसके साथ क्या किया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बना दिए. इसीलिए उन लोगों का राइस कल्टीवेशन अच्छा हो गया. प्लस फ्लड जो आ रहे थे नदियों में, उसके कंट्रोल के लिए उन लोगों ने क्या किया कि ब्रिजेस बना लिए. ठीक है. यहाँ पे एक है कि उसने एक गेट बनाया हुआ है जहाँ पे जो कि बैरियर की तरह काम कर रहा है वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए. ठीक है.
प्लस उसके साथ देखिए वो जो रीजन को कैप्चर करके रह रहे थे, ये रहा वेस्टर्न घाट, तो मॉनसून के विंड यहाँ पे बरसा कर आएंगे लेकिन यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए उन लोगों को वाटर स्टोर करना चाहिए था, इसीलिए वेल्स हो गया, रेन वाटर कलेक्शन हो गया, तो ये सब कुछ कर रहे थे, तो इसीलिए वो लोग इतने प्रॉस्परस थे। एडमिनिस्ट्रेशन, सो एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या हुआ कि वो लोग पहले एक विलेज जिसे नाडू कहते हैं, ठीक है, एंड रिच पेजेंट्स ऑफ वेलाल कास्ट एक्सपीरियंस्ड exercise the control over all the affairs of Nadu. Then Chola king gave this rich landlords name like Maventa, Velan or Ariyar, and Semane entrusted with running all the important affairs of the state. अब इन लोगों का लैंड यूज़ क्या था? अब ब्राह्मणा मतलब उन्होंने डिफरेंट लोगों को डिफरेंट लैंड्स दिया हुआ था, तो उसका अलग अलग नेम था, ठीक है। अब यहाँ पे है कि ब्राह्मण्स जो थे वो लोग कैसे यूज़ कर रहे थे अपने लैंड को, और कौन डिसाइड कर रहा था, ठीक है। हाँ, अब इसी समय क्या हुआ था कि चाइना जो था, चाइना में पहली बार ब्यूरोक्रेसी, जैसे आप लोगों का हमारा यूपीएससी अभी हो रहा है, तो वैसे ही चाइना ने क्या किया कि ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम किया जहाँ पे एग्ज़ाम होगा एंड वहाँ से ब्यूरोक्रेट्स चुने जाएंगे जो कि दिस तांग डायनेस्टी में काम करेंगे, ठीक है। सो यहीं तक था, बाकी फिर कभी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो सॉल्व करने के बताइए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।